अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त खारिज कर दी। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इन दरखास्तों को खारिज किया जाता है और ये एक मुत्तफिका फैसला था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि लार्जर बेंच बनाकर इसको जल्द से जल्द सुना जाए। साजिश के तहत हमारे उम्मीदवारों को रिकाउंटिंग में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट में जब इस मामले की समाअत हुई तो बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि कुछ सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त की कि ये सीटें हमें दे दें, जैसे एक खाली जमीन हो और कोई आए और उस पर कब्जा कर ले। जस्टिस इश्ताक इब्राहिम ने कहा कि आप कब्जे पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने दी हैं। अली जफर ने दलाल देते हुए कहा कि अगर एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो वो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी होती है। एक पार्टी जब बन जाए तो वो इलेक्शन लड़ भी सकती है और बाइकआउट भी कर सकती है। पाप पार्टी को भी 2018 के इलेक्शन में मखसूस नशिस्तें दी गई थी। जस्टिस सैयद राशिद अली ने इस्तफसार किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई में फर्क है। इतना था कि पीटीआई के पास निशान नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास निशान है। दोनों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जब आप ज्वाइन कर रहे थे तो आपको पता था कि उन्होंने भी लिस्ट नहीं दी। मखसूस नशिस्तें तो तभी मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीटें जीती हों। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। कानून में लफ्ज़ सिक्योर आया है, आपने सीटें सिक्योर नहीं की। अगर आपने कोई सीट नहीं जीती तो फिर क्या आजाद उम्मीदवार ज्वाइन कर सकते हैं? जस्टिस अरशद अली ने यह कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने से आपने अपना केस कमजोर नहीं कर लिया। आपको पता था कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आपके पास फिर भी वक्त था, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते, लेकिन आपने नहीं कराया। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया था, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं माना। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई तो फिर दूसरों को भी क्यों नहीं दी जा सकती? इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि पाप पार्टी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इस अदालत में ज़ेरे समाअत दरखास्तें तमाम असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए हैं, जो कि इस अदालत के दायरे इख्तियार से भी बाहर है। तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर 5 रुकनी बेंच ने मुश्तरका फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तों को खारिज कर दिया। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें तो खो रही है, लेकिन साथ साथ दीगर नशिस्तें भी अब उसके हाथ से जा रही हैं। गुजरांवाला में कौमी असम्बली के हल्का NA 81 में वोटों की दोबारा गिनती हुई, जिसके बाद नून लीग के हारे हुए उम्मीदवार अजहर कयूम नारा को कामयाब करार दे दिया गया। NA 81 गुजरांवाला से पहले पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बिलाल एजाज 7,791 वोटों से कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नारा ने इसके खिलाफ जो है वो दरखास्त की थी और जब रीकाउंट हुआ तो अब अजहर कयूम नारा को जो है वो कामयाब करार दे दिया गया है। मखसूस नशिस्तों के बाद अब पीटीआई का लाहेअमल जो है वो क्या होगा? पीटीआई की ये जो पार्लिमानी मामलात हैं इन पर बात करने के लिए इस वक्त अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है, क्या आपको अभी भी उम्मीद है नशिस्तें मिल जाएंगी सुप्रीम कोर्ट जाकर? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रहमान साहब, देखिए, तहरीक इंसाफ ने 90 से ज्यादा सीटें सिक्योर की, जीती। जो फॉर्म 45 की बुनियाद पे हमारी सीटें 178 या 180 के करीब है, वो तो एक अलग इशू है, उस पर तो मैं अभी फिलहाल बात नहीं करता, इस इशू पे करता हूं। 92 या 93 सीटें जीतने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक जमात जिसके 2.5-3 करोड़ के करीब वोट हों, उन वोटों की बुनियाद पे और उन सीटों की बुनियाद पे आपका इस्तेकाक डेवलप होता है रिजर्व सीटों का और माइनॉरिटी सीट्स का। अब उसमें 2 फैसले हो सकते हैं, या तो तहरीक इंसाफ को दिए जाएं या ना दिए जाएं। अगर नहीं दिए जाते तो फिर क्या उसको मुखालिफ जमातों में तकसीम करके उस सुकम का अजाला क्या यह है कि अगर लिस्टें नहीं दी किसी जमात ने, तो अब जीतने के बाद जब एक पार्लियामेंट्री पार्टी फॉर्म हो गई है, तो क्या अब उनका हक नहीं है कि उन सीटों की बुनियाद पर जो इस्तेकाक डेवलप हुआ था वो रिजर्व सीटें उनको लौटाई जाएं? क्योंकि
इस वक्त की जो अच्छा। मौजूदा हुकूमत है, जो पीडीएम है, उनकी जितने भी सीटें उन्होंने जीती, फॉर्म 47 पे जीती या जिताएगी, वट एवर आप उसको जो भी नाम दें, उसकी बुनियाद पर उनकी जितनी सीटों पे क्लेम बनता था वो उनको मिल चुकी हैं। अब जो उनको एक्स्ट्रा मिलेंगी वो उन सीटों की अच्छा। बुनियाद पे नहीं मिलेंगी जो वो जीते हैं, बल्कि वो उन सीटों की बुनियाद पे मिलेंगी जो तहरीक इंसाफ जीती है। तो हम ये समझते हैं कि ये उस वोट बैंक से ज्यादती अच्छा। है कि अगर कुछ वोट बैंक पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ है, तो तो उससे अली मोहम्मद डबल खान वोट साहब, बैंक आप हमारे अभी साथ। ये कह रहे हैं कि क्या वो सीटें अब जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तो आप गए लेकिन उसके बावजूद नशिस्तें नहीं मिल सकी, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि वो सीटें अब तहरीक इंसाफ में जब इलेक्शन हो चुके हैं तो वो तहरीक इंसाफ को बतौर पार्लिमानी पार्टी जो है वो तस्लीम कर लिया जाए और सीटें उनको मिलनी चाहिए? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आर्जी तौर पे जा चुकी है पार्लियामेंट की हद तक। अब वो सीटें सुन्नी हाँ इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है और वो उसका हक है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो मेंबर आए हैं, वो जो 92 हैं और जी। 93 हैं, उन मेंबर्स की आजाद सीटों जीतने के बाद जो वोट है, उस वोट का एक इस्तेकाक डेवलप हो जाता है, जिसपे आपको माइनॉरिटीज और रिजर्व खवातीन की सीटें मिलना आपका हक है। ये उन वोटों का हक है जो हमारे पीछे है। जो पीपल्स पार्टी या नून के पीछे वोट है, उसका हक उनको मिल चुका। अब हमारा हक उठा के उनको दे देना किसी कानूनी सुकम की बुनियाद पे, हालांकि वो कानूनी सुकम मौजूद ही नहीं लेकिन है। एक अली तो भाई, वो माजी में तहरीक बाप इंसाफ पार्टी का को हक चुका। है, तहरीक इंसाफ का हक जरूर है, लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि आपके साथ एक टेक्निकल नॉकआउट किया जा रहा है, तो आपने भी तो एक टेक्निकल तरीके से वो नशिस्तें हासिल करने की कोशिश की है। वो तो सीटें ना जो है वो किसी और की हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, वो तो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो इलेक्शन एक्ट है, जो आईन है, वो 3 दिन की एक हाँ। पाबंदी आप पे लगाता है कि आजाद उम्मीदवार ने एक पॉलिटिकल पार्टी में आपने शामिल होना होता है। उसके लिए जरूरी नहीं है आईन के मुताबिक कि आपने सीट जीती हुई हो, एक पॉलिटिकल पार्टी हो जिसके पास इलेक्शन का निशान मौजूद हो। तो उस वजह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हमने इंतखाब किया। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि रिजर्व सीट्स की लिस्टें नहीं दी, तो लिस्ट देना उस वक्त वो लाजिम और मलजूम नहीं है, वो बाद में भी दी जा सकती है। जिस तरह आपने खुद ही अपने इब्तिदाई में बात की कि 2018 में बैप पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी को ये सीट मिल चुकी है, तो कानूनी नजीर भी मौजूद है जो अदालत की, आईन में भी इजाजत है। अच्छा। तो अब हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाएंगे, हम पुरुमीद है इंशाल्लाह कि वहां से हमें हमारी सीटें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन सर, मसला तो ये हो रहा है कि आप ये नशिस्तें तो मिलती हैं नहीं मिलती, ये अदालत अब फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन आप तो अपनी दूसरी नशिस्तें भी जाना शुरू हो गई हैं। फैसलाबाद में एक सीट आपके हाथ से चली गई जो आपके उम्मीदवार जीते हुए थे, फिर आज ये गुजरांवाला में NA81 में रिकाउंट हुआ, 7,000 से आपके उम्मीदवार जीते हुए थे, वहां पर जो है वो रिकाउंट के अंदर जो है वो हार गए। तो तहरीक इंसाफ के पास क्या कोई हिकमत अमली है अपनी नशिस्तों को बचाने की? देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ की हालत यह है कि उस पर एक तरह से तातारियों का हमला हो चुका है। माले गनीमत की तरह हमारी रिजर्व सीटों पे भी हमले हो रहे हैं और इसी तरह हमारी जीती हुई सीटें, यानी कि जब किसी को झुका नहीं सके, डरा नहीं सके, खरीद नहीं सके, वफादारी चेंज नहीं कर सके, तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जीतने के बाद अब ट्राइब्यूनल बन चुके हैं। वैसे ही RO का इख्तियार नहीं, अब ट्राइब्यूनल का इख्तियार है, लेकिन ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, नोटिफिकेशन हो चुकी है, ओथ टेकिंग हो चुकी है, वोट डाल चुके हैं वो मेंबरान सदर के इंतखाब में, स्पीकर के इंतखाब में, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में, आज सेनेट के इलेक्शन में। और पीछे से क्या तमाशा है, बिलाल एजाज आज हमारे साथ सेनेट में कौमी असम्बली में मौजूद थे। सेनेट इलेक्शन में जो मोहतरम गिलानी साहब और मोहतरम हमारे इलियास मेहरबान साहब का इलेक्शन था, उसमें अपना वोट डालने आए थे और यहीं पे मौजूद थे, और उनकी गैर मौजूदगी में रिकाउंटिंग हो रही थी, उनके नुमाइंदगान को इजाजत तक नहीं थी। आप मुझे बताएं, 1 महीने बाद उन बैलेट बॉक्सेस की क्या सैंक्टिटी है कि उसमें एक्स्ट्रा बैलेट्स नहीं डाले गए होंगे या डबल स्टैंपिंग नहीं की गई होगी? क्यों बिलाल एजाज या उनके वकील या उनके नुमाइंदगान को अंदर रिकाउंटिंग में बैठने की इजाजत तक नहीं थी? बिलाल एजाज साहब ने आज ये बताया हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी को कि उनको या उनके लोगों को अंदर जाने तक की इजाजत नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में रिकाउंटिंग। ये तो हमने कभी नहीं देखा, ये तो बड़ा आसान काम है। जिन जिन लोगों की सीटें जीती हैं, अवाम ने तो वोट नहीं दिया, अब आप आराम से बक्से आपके पास 1 महीने से पड़े हुए, जौन जौन सा बैलेट पेपर चाहिए उसको डबल स्टैंप करें और बैलेट पेपर्स डालें।
ये इतना जो तमाशा बना दिया गया है इस इलेक्शन का, यकीन करें अब स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी मजाक उड़ा रहे हैं इस इलेक्शन का। तो आपको लगता है और भी सीटों के साथ ऐसा हो सकता है तहरीक इंसाफ के साथ? कल हमारे तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर जनाब उमर यूब साहब ने ये बात की कौमी असेंबली में कि 20 सीटों की इत्तलात है कि कम से कम 20 सीटों की मिठाई दी जाएगी नून लीग को। मतलब है कि जो फॉर्म 47 से जिताया गया उस पे बस नहीं है, अभी और भी तातारियों के हमले तहरीक इंसाफ पे होने हैं, लेकिन खातिर जमा रखें। तहरीक इंसाफ अपनी जगह पे खड़ी है, हम खड़े, एक भी बंदा होगा वो हक की बात करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन इस पे अली मोहम्मद खान साहब ये बताइएगा, कल अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई उसके बाद भी बहुत सारे सवालात हैं और पहले कहा जा रहा है कि शायद जारहाना रवैया जो है वो बदल गया। एक राय ये भी बन रही है कि जो मैंडेट की बातें हो रही थी वो मैंडेट को अब आपने तस्लीम कर लिया है और आपने कहा कि बस अब इससे आगे निकलना और बढ़ना है। तो ये क्या हो रहा है? क्या वाकई पार्टी के अंदर कोई ऐसी चेंज है, ऐसी सोच है कि अब ये जो इलेक्शन के मामलात हैं ये यहां तक रहेंगे, अब इससे आगे जो है वो बढ़ना है और जाना है, और अगर काम करने की जरूरत पड़ती है तो फिर साथ काम भी करेंगे? आज अली अमीन खान आए थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, हमारा कोर कमेटी का जो इजलास होता है उसमें वो शरीक भी हुए। देखिए, जो पॉलिटिकल मामलात हैं उस पे जो पार्टी का मौक़िफ़ है उस पे वो स्ट्रांग खड़े हैं। और अभी 4 दिन पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक भरपूर जलसा भी पेशावर में किया, मैंडेट वापसी और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और असीरान की रिहाई के लिए। वो मौक़िफ़ अपनी जगह है, स्ट्रांग है, और उन्होंने किसी भी सूरत शहबाज शरीफ साहब को एज ए वजीर आजम जो है वो तस्लीम नहीं किया। लेकिन चूंकि ओहदे पे बैठे हैं तो अब 2 ऑप्शन है, या तो महाजराई को उस लेवल पे पहुंचा दिया जाए जिसका नुकसान खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, ये नहीं कि अगर रियासती उमूर में जो सूबे के मरकज के साथ मामलात हैं उसमें अगर गंडापुर साहब महाजराई का मुजाहरा करते हैं और उसमें एक कन्फ्रंटेशन को इस लेवल पे ले जाते हैं जहां खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को अपने महसूलात नहीं मिलते, 1500 से 1700 अरब के बीच में महसूलात हैं, वो अगर नहीं करते उसका नुकसान ना शहबाज शरीफ साहब को है, ना पंजाब को, ना मरकज को, नुकसान हमें खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले लोगों को है। तो उस सिलसिले में रियासती उमूर, सूबे के हकूक, उसके लिए तो अपना एक जो कोऑर्डिनेशन है वो रखेंगे, लेकिन जो सियासी पोजीशन है वो अपनी जगह पे मौजूद है कि हम समझते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला होना चाहिए, तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। हमारी मालूमात हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, अत्ताउल्लाह तारड़ साहब, ये सब के सब अपनी सीटें हार चुके हैं। 17 सीटें हैं इनकी, दैट्स ऑल। अच्छा, तो लेकिन आप ये कह रहे हैं 17 सीटें, लेकिन अब जो विफाक और सूबे के मामलात हैं उनको चलाने के लिए क्या ये इक्वेशन है? मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि फिर इसका जो मैंडेट की बात है या हुकूमत को तस्लीम करने की बात है, तो क्या तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत को तस्लीम कर लिया है? देखिए, हुकूमत की आईनी हैसियत को हमने तस्लीम नहीं किया क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारे ऊपर बैठाए गए हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग जिनके जमीर अभी जिंदा है उन्होंने लिया ही नहीं है, उनको जीत प्लेट में रख के दी गई। जैसे इनके एक मेंबर है निसार चीमा साहब, जो 2-3 बार के एमएनए हैं, उन्होंने नहीं लिया। उनको बाकायदा वो खुद उनका ऑन रिकॉर्ड वो कहते हैं कि उनको ऑफर की गई कि भाई आप जल्दी ना करें और आपको आपकी सीट हम देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अवाम ने मुझे वोट नहीं किया, मैं अवाम की ख्वाहिश के बरखिलाफ अपने हल्के के लोगों की मैंडेट की मैं इज्जत करता हूं। तो होना तो ये चाहिए था कि मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते कि इस कौम ने मुझे 3 बार वजीर आजम बनाया, मुझे इज्जत दी, लेकिन अब चूंकि लाहौर के अवाम ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट दिया है, मैं अवाम की मैंडेट के सामने सर तस्लीम खाम करता हूं। तो वो उन लोगों ने वो रास्ता नहीं अपनाया। जब तक मैंडेट की वापसी नहीं होती हम अपनी आईनी और कानूनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, लेकिन तब तक सूबाई और मरकज के मामलात में एक मिनिमम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन जरूर होगी ताकि उसका नुकसान खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ना हो। राइट, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज सेनेट की 6 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी 4 जबकि नून लीग और JUI एक नशस्त हासिल करने में कामयाब हो गई। हुकूमती इत्तेहाद के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद की नशस्त पर कामयाब करार पाए। यूसुफ रज़ा गिलानी को 204 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। सिंध असेंबली में सेनेट की 2 नशस्तों के लिए मजमूई तौर पर 124 वोट कास्ट हुए, जिनमें से 123 वोट दुरुस्त करार पाए। पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने वहां पर भी मैदान मारा। असलम अबरू और सैफुल्लाह धरेजो वहां कामयाब हुए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन सेनेट की 48 नशस्तों पर इंतखाबात के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 15 से 16 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 17 मार्च को आएगी और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी, जबकि अपीलें 21 मार्च तक जमा हो सकेंगी। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे और उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 25 मार्च को आवेजा की जाएगी। और शेड्यूल में यह भी कहा गया है कि सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सेनेट नशस्तों के लिए वोटिंग पार्लिमान, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों में वोट डालेंगे। ये एक और आईनी मरहला है जो कि मुकम्मल होने जा रहा है। सदर और वजीर आजम के इंतखाब के बाद फिर सेनेट का भी इंतखाब होना है और चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब होना है। इसके अलावा आज वजीर आजम ने चेयरमैन इरसा की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। याद रहे कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पीपल्स पार्टी आने वाले सेनेट के इंतखाबात को किस तरह से देखती है, मुस्लिम लीग नून के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं हुकूमती इत्तेहाद कर, और फिर ये जो बात हो रही है कि क्या पीपल्स पार्टी भी काबीना में शामिल हो सकती है, इन्हें इस पर बात करने के लिए शाजिया मरी साहबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। शाजिया मरी साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाजिया मरी साहबा, ये फरमाइएगा कि सबसे पहले तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया है कि चेयरमैन सेनेट का उनका उम्मीदवार कौन होगा? बहुत शुक्रिया रहमान। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन के जितने भी तकाजे हैं समझती है कि उन्हें पूरा होना चाहिए और आइन का हर तरीके से एहतराम होना चाहिए। जहां तक सवाल पैदा होता है सेनेट के अंदर आने वाले चेयरमैन के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द उस नाम का ऐलान करेगी जो हमारे सेनेट के चेयरमैन होंगे। अच्छा, किस तरह से देखते हैं आज जो इलेक्शन हुआ और फिर जब ये सेनेट का ऐवान है, अब इसके 2 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तवक्को यही है कि हुकूमती इत्तेहाद यहां पर भी अपनी अक्सरियत बना लेगा, तो फिर किस तरह से देखते हैं इन मामलात को कि जो सेनेट के अंदर आते हैं, और फिर पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत क्या है कि सेनेट का ऐवान कैसे होना चाहिए, कैसे इसको चलना चाहिए? देखिए, एक तो मैं वाज़ेह करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता हमने हुकूमत को हर तरह की जो जायज सपोर्ट होगी वो एक्सटेंड करने की कमिटमेंट की है। पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, अमन की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम तमाम तर जो डिफरेंसेस हैं या इलेक्शन में हमारी रिजर्वेशंस हैं उसको एक तरफ रखते हुए मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उसे जहां भी जरूरत पड़ेगी हम मदद करेंगे पाकिस्तान के हक में जो भी फैसला होगा। आपने एक फैसले का जिक्र किया जिसके हवाले से हमने एहतजाज किया, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना चाहूंगी जो इरसा के हवाले से था। और बहुत ही हमें अफसोस हुआ जब हमने सुना कि यकायक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक शख्स को बतौर चेयरमैन इरसा अपॉइंट कर दिया। सबसे पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब की स्वाबदीद नहीं है और इरसा का एक एक्ट है। इरसा बना भी इसीलिए था कि जो 1991 का वाटर अकॉर्ड है जिस पर भी पीपल्स पार्टी की अपनी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन 91 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त ये अकॉर्ड आया था। हमने उस वक्त इस अकॉर्ड पर एतराज किया, कतई नजर इसके कि हमारा एतराज क्या था, लेकिन एक अग्रीमेंट था जिसपे दस्तखत हुए, चारों सूबों के दस्तखत हुए और कंसल्टेशन के बाद ये 1991 अकॉर्ड सूबों की कंसल्टेशन के बाद सामने आ गया। अब उस अकॉर्ड की वक्तन फवक्तन धज्जियां बिखेरी जाती हैं, लेकिन हद यहां हुई जब एक ऑर्डिनेंस केयर टेकर हुकूमत के जरिए प्रमलगेट किया गया और उसके अंदर इख्तियार दे दिया गया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो इरसा का एक नया चेयरमैन जो कि उस बॉडी से अलग है, यानी कि 5 अरकान पर एक बॉडी बनती है
जिसमें एक वफाक का नुमाइंदा होता है और 4 सूबों के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर एक शख्स जो है अपॉइंट कर दिया गया, जिस पर हमने एतराज उठाया। पाकिस्तान के आइन के जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 है, उसके अंदर सीसीआई का जिक्र है। इस तरह के मामला सीसीआई में जाते हैं, सीसीआई में भी ये मामला नहीं गया। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बल्कि जो कि तशवीशनाक बात है वो ये है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट का ये मैंडेट ही नहीं है कि आप कोई कानून या कोई अग्रीमेंट बदले और सूबों के जो के स्टेक होल्डर्स है उनसे फीडबैक भी ना लें। बल्कि जो मैंने सुना है वो ये है कि सिंध के जो केयर टेकर सीएम थे उन्होंने बड़ा वाज़े एतराज इस एक्शन पे उठाया था और उनके एतराज को भी दरगुजर कर दिया गया। तो मैं समझती हूँ कि शुक्र है कि विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये नोटिफिकेशन तो वजीर आजम ऑफिस की तरफ से किया गया था ना, और अभी तो हमें पता चला है कि वो नोटिफिकेशन वापस हो गया है। तो वो मसला क्या जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कानून बना के गई थी उससे या नोटिफिकेशन से है? जी मुझे दोनों चीजों से है। एक गलत काम जो था वो कर दिया गया था, उस गलत काम की रोशनी में नोटिफिकेशन आया था, तो वो गलत जो काम था वो इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और फिर उसके तहत अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो भी उतना ही गलत है। यूनिलैटरल तरीके से काम किया गया और फिर उसी को जवाब बनाया गया एक नोटिफिकेशन निकालने का, तो वो दोनों चीजें गलत थी। लेकिन हमें खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर सिंह के साथ जो बात हुई और उनका जो प्रोटेस्ट था उसके बाद उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ किया और पाकिस्तान को एक और जो है वो मसले से बचाया। क्योंकि अगर सूबों के अंदर ये डिससैटिस्फैक्शन होती, अनरेस्ट होता, तो मामला खराब होते। तो मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी देखिए आप कह तो रहे हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, आप सिर्फ और इनको सपोर्ट करें, लेकिन कोई इलेक्शन हो, सेनेट का इलेक्शन हो, सदर का इलेक्शन हो, वजीर आजम का इलेक्शन हो, ये पार्टियां साथ साथ चल रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब आ चुके हैं, चेयरमैन सेनेट आपके आ जाएंगे, सेनेट का इलेक्शन भी तवक्को यही है कि पार्टियां इकट्ठे लड़ी हैं। तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी अपने आप को इस हुकूमती जो है वो हुकूमत से इसको अलग कर सकेगी या नहीं? क्योंकि एक पब्लिक परसेप्शन होती है और ऑप्टिक्स होते हैं, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। देखिए रहमान, टू बी वेरी क्लियर, categorically clear, my chairman बिलावल भुट्टो जरदारी साहब has reiterated time and again कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा या वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है। हमारी पार्टी की हुकूमत है, सिंध के अंदर भी है, बलूचिस्तान के अंदर भी है, और हम समझते हैं कि जहां हम हुकूमत में है वहां तो हम अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं है। लेकिन जहां हम हुकूमत में नहीं है वहां हम बेजा तनकीद नहीं कर रहे हैं। वहां अगर हुकूमत का कोई अच्छा एक्शन है तो उसकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहां वो गलती करेंगे जो खासतौर पे आइन और कानून के खिलाफ होगी, हम उसकी निशानदेही करेंगे। तो इस तरीके से मतलब हम कोई दुश्मन नहीं है किसी भी पार्टी के। हम तो अपने इलेक्शन कैंपेन में भी कहते आए कि हमारी दुश्मनी किसी जमात से या किसी शख्स से नहीं है। इस मुल्क के जो मसाइल है उससे है, इस मुल्क में जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो गुर्बत है उससे है, और जो दहशत गर्दी हम फेस कर रहे हैं, ये चीजें हैं जिसकी हम मुखालफत करते हैं, जिससे हमारी लड़ाई है। अगर हम लोगों से लड़ने बैठे और पार्टियों से लड़ने बैठे तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। सो देयर हैज टू बी सैनिटी इन ऑल, यू नो, हर पार्टी के रैंक्स में इतनी सैनिटी होनी चाहिए कि हम पॉलिटिकली इंगेज करें और मुल्क के जो मसाइल हैं उन पर बैठकर सर जोड़कर काम करें। ठीक है। अच्छा, एक और मामला जो सेनेट के इंतखाब से जुड़ा है उस पर पीटीआई का एतराज है। आज मखसूस नशिस्तों की जो दरखास्त थी वो पेशावर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और उनका ये भी मुतालबा है कि सेनेट इलेक्शन से पहले इसका जो है वो फैसला करें। इस मामले को आप किस तरह से देखती हैं? और जो पीटीआई कह रही है कि ये दीगर जमातें जो है वो उनका राइट है, उनके वोटर्स का राइट है जिसको वो लेने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि एक तो पीटीआई को अब मेरा ख्याल है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में है, तो वो उस जमात के नाम से जानी जाती हैं। तो आई थिंक लेट्स नॉट कंफ्यूज कि वो सुन्नी इत्तेहाद उनके मतलब दैट्स द पार्टी दैट दे आर गोइंग विद। मेरा ये ख्याल है कि देखिए वो एक दिन उठ नहीं सकते एंड डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें ये चाहिए और हमें ये मिलना है।
देयर इज देयर इज अ स्केड्यूल टू फॉलो। जब इलेक्शन हुआ तो आपके पास भी वो स्केड्यूल होगा। अगर आप इलेक्शन का स्केड्यूल उठा के देखें तो गालिबन 24 दिसंबर वो डेट है जब आपको अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करना है, जो पार्टीज ने बताने कि उनके कौन से कैंडिडेट्स है। रिजर्व सीट्स का भी वही है। तो हर पार्टी ने अपनी रिजर्व सीट्स के कैंडिडेट्स की लिस्ट उस दिन को जारी कर दी। अगर पीपल्स पार्टी भी उस तारीख को ऑनर नहीं करती और उस दिन नहीं देती अपनी लिस्ट, तो पीपल्स पार्टी भी रिजर्व सीट्स नहीं ले सकती थी। तो मेरे ये ख्याल है कि जब एक इदारा अपनी एक पॉलिसी, अपना एक कैलेंडर, अपना एक स्केड्यूल अनाउंस करता है जो कि जिम्मेदार है इलेक्शन होल्ड करने का, तो उसका एहतराम करने की जरूरत है। One fine day, you can't say कि जी I didn't do it on that day, so I want it after 1 month of that date. ये नहीं हो सकता। 15 पीटीआई का ये कहने के ये उनका ऑन प्रिंसिपल, देखिए मखसूस नशिस्तों का कॉन्सेप्ट तो यही है कि जो आपके वोट आपको मिलते हैं उनकी बुनियाद पर आपको सीटें मिल रही हैं, ये उनका वोटर है जिसकी बुनियाद पर उनको ये रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो ऑन प्रिंसिपल ये जो पीटीआई कहती है कि ये नशिस्तें उनका राइट है, क्या वाकई उनका राइट है? रहमान देखिए, मैं डिस्कशन एक और इशू, एक और पर्सपेक्टिव है इसका जिसपे कर रही हूँ, आप एक दूसरी बात कर रहे हैं। तो आप मेरा व्यू लेना चाह रहे हैं कि रिजर्व सीट्स किस तरह मिलनी चाहिए, पार्टी को किस तरह कैलकुलेट करती है। नो, आई नो यू वेयर यू आर टेकिंग मी, बट वेयर आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग यू इज द फैक्ट कि एक स्केड्यूल अनाउंस हुआ था, उसके अंदर एक तारीख दी गई थी। अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है 15 फरवरी को लिखती है इलेक्शन कमीशन को कि जी हमारे पास तो सीटें ही नहीं है, तो मतलब वी डोंट हैव, हमने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन लड़ती नहीं, जो उनके सरबराह है वो भी एज इंडिपेंडेंट जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन यकायक उनको ये डिमांड आ जाती है कि हमें रिजर्व सीट्स चाहिए। तो मैं सिर्फ उसकी जो लीगैलिटी है उस पर बात कर रही हूं। अगर ईसीपी ने बेस्ड ऑन लीगैलिटी और द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस दिया है, तो उसी को अपहोल्ड किया है आज पेशावर की अदालत ने। तो मेरा ये ख्याल है कि जो चीज आईनी और कानूनी है उस पर बहस नहीं बनती, लेकिन ये किस तरह मिलती हैं सीट्स, उस पर मैं और आप तो अग्री करेंगे ना, वी आर नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट, बट बिकॉज ये लीगल तरीका इख्तियार नहीं किया गया, तो उसमें तो आप भी गलत करेंगे तो आप गलत है, मैं भी गलत करूंगी तो मैं गलत होंगी। राइट। मुझे लास्ट ये बताइए, वफाकी काबीना के बारे में पीपल्स पार्टी सोच सकती है शामिल होने का? फिल वक्त तो ये हमारी सोच में भी नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट। अभी तक हमारा कोई इरादा नहीं है। अभी तो हमारे पास जो दो चीजें आफ्टर टुडेज इलेक्शन है वो अपकमिंग सेनेट के जनरल इलेक्शंस हैं, और जो हमारे बाई इलेक्शंस होने वाले कुछ सीटों पे वो अनाउंस हुए हैं 21 अप्रैल को वो इलेक्शंस होंगे। इसी तरीके से आपने बताया कि सेनेट का भी स्केड्यूल आ गया है, तो 2 अप्रैल को वो होंगे। तो फिल वक्त तो हमारा फोकस इस तरफ है। राइट, बहुत शुक्रिया शादिया बरी साहबा हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा बात कर रही थी पीपल्स पार्टी की अप्रोच के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। IMF ने नए प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान से मजीद इक़दामात का मुतालबा कर दिया। रोजनामा जंग के मुताबिक IMF हुकाम से मुज़ाकरात में वजारत खजाना, तवानाई और FBR हुकाम ने शिरकत की, जबकि वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। हुकूमत की जानिब से IMF को बिजली और गैस के गर्दिशी कर्ज मुंजमद रखने की यकीन दहानी कराई गई है। IMF ने बिजली और गैस चोरी खत्म करने के लिए ठोस इक़दाम, जबकि हुकूमती शोबे में 4 बड़े प्लांट्स को मुकम्मल इस्तादाद पर चलाने का मुतालबा कर दिया है। IMF ने FBR में डिजिटलाइजेशन तेजी से मुकम्मल करने का कहा है, जिस पर हुकाम की जानिब से IMF को रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। इसके अलावा IMF ने फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी खत्म करने और रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा भी कर दिया है। वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF वक्त ने मार्केट में कमोडिटी प्राइस मुस्तहकम और पाकिस्तान में नर्ख बढ़ने पर इजहार तशवीश किया है। IMF वक्त ने रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स इक़दाम और रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का कहा है। इस मौके पर IMF का कहना था कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, अरसे से कोशिश की जा रही है, मगर उन्हें टैक्स नेट में नहीं लाया जा रहा। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक IMF को तमाम तरजीही नुकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी
करा दी है, जबकि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इस्लाहात जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का इफ्तिताही सेशन मुकम्मल हो गया है। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में 3 रोज़ा मुसलसल मंदी के बाद कुछ तेज़ी देखने में आई है। IMF के साथ मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे? पाकिस्तान जिस प्रोग्राम के अंदर जा रहा है, क्या बहुत सख्त शराइत तो नहीं? इस पर बात करने के लिए खाकान नजीब साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, माहिर मईशत है। खाकान साहब, ये फरमाइएगा, सबसे पहले तो ये जो निगोशिएशंस हो रही हैं और आज जो हमने खबरें सुनी है, क्या वाकई बहुत सख्त ये डू मोर के मुतालिबात हैं? इनको इस तरह से देखा जाना चाहिए जो कुछ IMF की तरफ से कहा जा रहा है? रहमान भाई, इसको इस तरह समझिए कि इस वक्त जो निगोशिएशन होगी वो जो इस वक्त का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए होगी। पर ये है तो दिसंबर के फिगर्स तक, और ये बात ठीक है, और दिसंबर के लार्जली टारगेट्स मेट हैं। पर आई थिंक कि ये जो पूरा प्रोग्राम था जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट का, ये 12 महीने यानी कि FY24 को जून तक कंप्लीटली कवर करता है। तो उसमें अगर कोई चीज, अगर FPR की महसूलात फॉर एग्जांपल फरवरी में 33 अरब कम थी, तो उस पर जरूर कन्विंसिंग होगी कि 9400 फिर कैसे पूरा किया जाएगा। इसी तरह मैंने देखा कि हमने स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स पहले 6 माह में मेनली ले लिए हैं और अगले 6 माह में कम आने हैं, इसलिए पहले 6 माह के फिगर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ये मैं जुजियात में इसलिए जा रहा हूं कि लोग बहुत से पाकिस्तान में समझते नहीं है कि IMF के साथ बड़ी क्वांटिटेटिव डिस्कशन होती है, इसीलिए बहुत से ममालिक बिलशमूर पाकिस्तान वो एक स्टोरी टेलिंग मोड में जब जाते हैं तो वो IMF फिर उसको उस तरह एक्सेप्ट नहीं करता। बट मुझे कभी उम्मीद है कि विद माइनर चेंजेस, विद माइनर थिंग्स, हम ये $1.1 अरब ले लेंगे और ये प्रोग्राम जो है वो पाए तकमील तक चला जाएगा, बारिंग के कोई ऐसी चीजें FY24 की कंप्लीशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन ना हो, ये हो जाएगा। और फिर जो असल बात है, ये तो एक 9 मंथ का इंटरिम अरेंजमेंट था रहमान साहब, जैसे आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी, और ये हुआ भी इसीलिए था कि ये टाइम राइड आउट कराएं। आपको इस साल $25 अरब की जरूरत थी रहमान साहब, अगर IMF की अम्ब्रेला ना होती तो $3 अरब पे खड़े थे, आज $8 अरब पे खड़े हैं। ये बिल्कुल इसी तरह कुछ एस्टैब्लिशमेंट ने इकदाम उठाए, एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी आ गई है मुल्क में। दिस इज एग्जैक्टली राइट। लेकिन ये जो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बात की जा रही है, इस पर टैक्स लगाने की, और मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से भी, क्या ये मामूल के इक़दामात हैं या आप इस पर कुछ गैर मामूली भी देखते हैं जो कुछ IMF की तरफ से कहा गया है? So that's the more important question, right? कि अब going ahead आप एक extended fund facility जो 3 साल या मैक्सिमम 4 साल की भी हो सकती है, उसमें एंटर करने जा रहे हैं। अब उसमें आपने सामने रखना है कि आप फॉर एग्जांपल टैक्स की ब्रॉडनिंग में क्या करना चाहते हैं। मैं अब इसलिए ये आजकल बहुत गुफ्तगू कर रहा हूं कि ममालिक ये समझते हैं कि IMF आता है, वो उनको बताता है, और पॉलिसी मेकर्स भी इसी फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं when they negotiate with the IMF। क्योंकि मैंने पाकिस्तान का वो वाहिद प्रोग्राम रन किया है जिसमें I think we had a good team, हमने उसको कंप्लीट किया, 13-16 का प्रोग्राम। देखें, आपके पास सारे मेन्यू है, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, रिटेल, होलसेल, आपके GST के जहां जहां कबाते हैं, जहां जहां आप टैक्स के निजाम में बेहतरी कर सकते हैं, इन्फोर्समेंट के थ्रू, जहां जहां डिजिटाइजेशन, कंसेशंस, एग्जेम्पशंस उड़ा सकते हैं। मैंने एक मेन्यू रख दिया आपके सामने। पहले कंट्री को चाहिए कि वो अपना होमवर्क करके अपनी सारी इस्लाहात का एजेंडा, अपनी एडजस्टमेंट्स का एजेंडा, ये दो ही चीजें होती हैं रहमान। एक होती है कि आपने इस्लाहात के मद में क्या देना है उनको, वो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स बनते हैं, और फिर आपने उनको एडजस्टमेंट्स जो कि कंडीशनैलिटीज, जो कि प्रायर एक्शंस, जो कि जिसको कहते हैं टारगेट्स बनते हैं, सो आप रख दीजिए उनके सामने। आई रियली होप कि हमारी इकोनॉमिक टीम ने ये सब काम उनके आने से पहले करना है, कर लिया होगा, कर रहे होंगे कि हमने नए प्रोग्राम में क्या करना है। मैंने कल एक आर्टिकल लिखा है द न्यूज के, वो फ्रंट पेज पे है, और उसमें मैंने कहा है कि इस पाकिस्तान प्रिपेयर्ड फॉर द IMF। सो उसमें जाके हमने ये कोशिश की है एक्सप्लेन करने की कि हाउ शुड द कंट्री प्रिपेयर, जो हमारा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बताता है किस तरह आप यही बातें अपनी तैयारी से जाएं। और ये जो नई टीम आई है वजारत खजाना में, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो है वो वजीर खजाना बने हैं, और उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की है, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बात भी की है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या हुकूमत की अप्रोच जो है वो होने जा रही है इस आने वाले IMF प्रोग्राम के हवाले से?
क्या ये हुकूमत निगोशिएट करने की पोजीशन में है या कुछ कंसेशंस लेने की पोजीशन में आपको नजर आती है नई हुकूमत? सो इट्स अ सोबरिंग थॉट फॉर पाकिस्तान कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपनी 76 साल हिस्ट्री में 24वें आईएमएफ प्रोग्राम में एंटर कर जाएं। आईएमएफ एक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। व्हेन यू लूज कंट्रोल ऑफ योर इकोनॉमी तो यू गो टू दैट लेंडर। दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल। इसलिए तीन ही चीजें मैटर करेंगी निगोशिएशन में। नंबर 1 प्रिपेयर्डनेस, नंबर 2 प्रिपेयर्डनेस, नंबर 3 प्रिपेयर्डनेस। अगर इन सब चीजों पे आप अपना एक एजेंडा उनके सामने रख पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पे, पब्लिक सेक्टर चेंजेस पे, एसओईज पे, प्राइवेटाइजेशन पे, टैक्स के निजाम पे, एक्सपेंडिचर पे, तो फिर आप उनको ज्यादा कन्विंस कर पाएंगे अलॉन्ग विद वेरी इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग। ये भी जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उनकी तरफ से 8-10 जो लोग आए हैं आज पाकिस्तान पहुंचे हैं रहमान, वो सारे टर्शरी डिग्रीज के साथ हैं और 24 घंटे बैठे इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग ही कर रहे हैं। आप भी अपनी टीम ऐसी बिठाइए सामने उनके, आप जो चाहेंगे आप निगोशिएट कर पाएंगे। अच्छा। मैं हमेशा कंट्री अथॉरिटीज को कहता हूं रहमान, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अब्रॉड ऑल्सो, यू नो योर कंट्री बेटर than those people. If you know your country, it is your Right. data that they are taking, then you should be able to come up with these things even better. और ये हमेशा लेवरेज पाकिस्तान के पास है। राइट, आपने अभी बैरूनी कर्जों की भी बात की। ऐसा लग रहा है अभी वजारत खजाना का भी, वजारत खारजा का भी जो, माफ कीजिएगा, फोकस है वो मईशत ही रहेगा, क्योंकि डार साहब जो है वो वहां पर आ गए और डार साहब के आने की वजूहात में से ये भी बताई जा रही है कि वो बेहतर तौर पर निगोशिएट कर सकेंगे। यहां पर आपको लगता है जो बाहर से पैसे लाने की बात हो रही है, बैरूनी कर्जों को रोल ओवर करने की बात हो रही है, यहां पर कितना स्कोप आप देख रहे हैं वजीरे खारजा के लिए? अगले 3 साल कंटिन्यूअसली $25 अरब के आपको ग्रॉस फाइनेंसिंग इनफ्लोस चाहिए। उसमें रीप्रोफाइलिंग है, यानी कि आपने बहुत से ममालिक से ये कहना है कि यार ये हम 9-10 अरब डॉलर है, चाइना, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया का, कि इसको रोल ओवर करें। अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करेंगे तो 1 साल की बजाय 2-3 साल के रोल ओवर लें ताकि आपको एक रूम क्रिएट हो। अभी पाकिस्तान आईएमएफ और ये इन सब ये जो अदारों के साथ बात करे, वो रूम क्रिएट करे ताकि वो कलीदी फैसले किए जाएं, ताकि मईशत 2 साल बाद इस तरह मुतहम्मिल हो सके कि ये कर्जों का बोझ संभाल सके। रहमान, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में भी मल्टीलैटरल्स के साथ भी आपने ये डिप्लोमेसी करनी है कि लेट से हमने अगले साल $5 अरब वापस करना है, तो उनसे $6 अरब वापस लीजिए नए प्रोजेक्ट्स की मद में, ताकि आप पे बिल्कुल जो वापसी का बोझ है, वो मईशत पे जो एक तरह से भारी पड़ रहा है, हम उसको उठा दें। ये सारा कुछ मुमकिन है। इकोनॉमी इज नॉट इन दैट बैड अ प्लेस अगर हम ये सारा काम करने की टीम पुट टुगेदर कर लें और ये टीम डिलीवर कर दे, तो पाकिस्तान 6 महीने साल में इस वक्त की दिक्कत है उससे भी निकल जाएगा और जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इसको सीमेंट भी कर लेगा। आई थिंक हमने बहुत ही आज इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है कि व्हाट इज आवर वे आउट ऑफ दिस क्राइसिस, व्हाट इज आवर वे टू सीमेंट द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड मूव टुवर्ड्स अ ग्रोथ एंगल। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद मेशत बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता क्या होने जा रहा है और ये शायद हुकूमत के सामने जो चैलेंजेस है उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस मैशत को संभालना कैसे है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। इसराइल की फ़लस्तीन में बर्बरियत में माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी कमी नहीं आ सकी और मासूम फ़लस्तीनी शहरी मुसलसल इसराइली फ़ौज के निशाने पर हैं। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में खुराक की तकसीम के एक मरकज़ जबकि दूसरे इलाके में खुराक लेने के लिए कतार में खड़े फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों को अपनी जारहियत का निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक पहला वाक़या रफ़ा में खुराक की तकसीम के एक मरकज़ में पेश आया जहाँ इसराइली फ़ौज ने, जहाँ पर लोग जमा थे, वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के अहलकार समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसी तरह रफ़ा में एक और मकाम पर खुराक के लिए कतार बनाए फ़लस्तीनियों पर भी इसराइली फ़ौज ने फायरिंग की जिसमें 6 फ़लस्तीनी शहीद और 82 जख्मी हो गए। याद रहे कि गजा में इसराइल की मुसलसल बमबारी के बाद 23 लाख फ़लस्तीनी अपने घर बार छोड़कर रफ़ा में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं और खुराक और रोज़मर्रा
की जो बुनियादी चीजें हैं उनके लिए इमदादी इदारों के मोहताज होकर रह गए। इमदादी मरकज पर हमले के बाद अमेरिका ने जोर दिया है कि इसराइल को इंसानी हमदर्दी के काम करने वाले कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। रमजान से पहले अमरीकी, कतरी और मिस्री अरकान पर मुश्तमिल वफ़द ने माह रमजान में फ़लस्तीन में जंग बंदी और कैदियों के तबादले के माहदे की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि अगर बातचीत जारी है तो ताहम इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जंग बंदी और यरगमानियों की रिहाई से मुतालिक किसी माहदे के करीब नहीं पहुंच सके, जबकि सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। दूसरी तरफ इसराइली फौज का यह कहना है कि वो जमीनी हमले शुरू करने से पहले रफा में फंसे हुए तकरीबन 14 लाख फलस्तीनी शहरियों को गजा के वस्त में मुंतकिल करना चाहती है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हॉलैंड के वजीर आजम से बात करते हुए कहा कि जंग के मकासद के हसूल के लिए रफा में दाखिल होना अब इंतहाई जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि फलस्तीनी रियासत को यकतरफा तौर पर तस्लीम करने को हमास की फतह के तौर पर देखा जाएगा। इस बयान के बाद यह वाज़ेह हो गया कि इसराइल का फिलहाल जो है वो जंग बंदी का कोई इरादा नहीं। फलस्तीन में 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर इसराइली हमलों में कम अज कम 31,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अरब मीडिया ने यह बताना है कि ये सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तमाम तर जंग बंदी के लिए जो कोशिशें हैं वो भी नाकाम हो चुकी हैं और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये मामला इसी तरह से जो है वो चलता रहे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि मगरबी ममालिक भी कोशिश करें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पर है कि कम अज़ कम रमज़ान के महीने के लिए वहाँ पर जो है वो जंग बंदी किसी भी तरह से की जा सके, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक इसराइल जो है वो इस बात पर आमादा ना हो या मगरबी ममालिक इसराइल को इस बात पर आमादा ना करें। आज के प्रोग्राम से तय मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।